हेलो वेलकम बैक। आज मैं देखूंगा थ्री फेज सिस्टम में जनरेशन किस तरीके से होता है, जनरेशन के किस तरीके से इक्वेशंस होते हैं और क्या उसमें फेज सीक्वेंस होता है और किस ऑर्डर से हमारा वेव का जनरेशन होता है, क्या पिक होते हैं उसके अंदर, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आज हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर पहला ही चैप्टर को देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो हम देखेंगे स्पेशली किन चीज़ों को टारगेट करना, ध्यान रखिएगा। जनरेशन ऑफ थ्री फेज पावर, थ्री फेज सर्किट। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि थ्री फेज का जनरेशन जो हो रहा है, क्यों सिंगल फेज से हम थ्री फेज की ओर मूव किए। हम तो जनरेशन सिंगल फेज का भी करते थे, आपको पता होगा कि जो जनरेशन होता है, जो हम पहले चैप्टर में आपको एसी एनालिसिस में दिखाया था कि एक एन पोल है ना, एन पोल है, एस पोल है, ये कंडक्टर को कट करता है, तो इस तरीके से एसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन सा था? सिंगल फेज। ओके, जब सिंगल फेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था तो इंस्टेड ऑफ सिंगल फेज हमने क्यों प्रीफर किया थ्री फेज भी, क्यों जरूरत पड़ गई? तो ध्यान रखिएगा, थ्री फेज जो इतने भी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन जो हेवी इलेक्ट्रिक लोड के होते हैं वो मोस्टली थ्री फेज बेस्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है ना, और पावर के कंजम्पशन भी इस तरीके से कम होते हैं। अगर उतनी ही पावर की बात करें थ्री सिंगल फेज भेजा जाए तो उसकी तुलना में थ्री फेज जो एक साथ हम डिजाइन करते हैं वो काफी हमारे लिए क्या होता है, लो पावर कंजम्पशन उसकी तुलना में हो जाता है, और काफी आप कह सकते हो कि लेस एरिया कॉम्पैक्ट करेगा। अगर थ्री सिंगल फेज अगर हम बनाए और एक सिंगल फेज बनाए तो काफी लेस एरिया भी एक्वायर करेगा। तो ये काफी एडवांटेज होते हैं, थ्री फेज के अपने बेनिफिट्स हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं थ्री फेज सिस्टम के बारे में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है क्या कह रहे हैं, द थ्री फेज पावर इज मेनली यूज्ड फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं बात कर देता हूं जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बिकॉज ऑफ देयर सुपेरिटीज। ये इसमें क्या है, सुपेरिटीज है। इट इज मोर इकोनॉमिकल, इसमें क्या है, कम इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, आपका सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज पावर एंड रिक्वायर्ड थ्री लाइव कंडक्टर्स फॉर पावर सप्लाई। इसमें तीन लाइव कंडक्टर की जरूरत होती है, थ्री फेज सिस्टम में तीन वायर की जरूरत होती है, जबकि सिंगल फेज में एक ही वायर की नीड होती है। थ्री फेज सिस्टम में और भी चीज में बताऊं, थ्री फेज 1 2 3। ओके, और इसी में आगे चलेंगे तो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है, थ्री फेज, है ना, थ्री वायर सिस्टम होता है। और थ्री फेज, यहां देखिए थ्री फेज फोर वायर सिस्टम भी होता है, 1 2 थ्री फेज, एक न्यूट्रल भी होता है, तो इसको बोलेंगे थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। ओके, तो ये थ्री फेज का अपना चीजें हैं। ओके, द पावर इन सिंगल फेज सिस्टम्स ऑफ सर्किट गिवन बाय, आगे हम दिखाएंगे इस चीज के बारे में। लेकिन थ्री फेज देखिएगा क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। थ्री फेज सिस्टम में ये एक वाइंडिंग होती है ना, सिंगल फेज में आपको पता है एक ही वाइंडिंग हुआ करता था। सिंगल फेज में यहां से निकाले और यहां पे लेके गए, यहां से निकाले यहां पे लेके गए, सिंगल फेज के अंदर होता था। लेकिन थ्री फेज के अंदर देखिए एक वाइंडिंग ऐसे होगा, दूसरा वाइंडिंग ऐसे होगा, और तीसरा वाइंडिंग अगर बात करोगे तो ऐसा होगा, तीसरा वाइंडिंग ऐसा होगा। तो तीन वाइंडिंग यहां पे यूज करते हैं, जो कि हमने पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। और एक मैग्नेट के यानी मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराया जाता है जो इन कंडक्टर को कट करता है, तो क्या डेवलप होता है, ईएमएफ डेवलप होता है। और जनरेशन, बात हो वहीं आ रही है थ्री फेज का जनरेशन, थ्री फेज का जनरेशन। और समझ लीजिए यहाँ पे, तो यही जनरेशन को यहाँ पे शो किया गया है। क्या किया गया यहाँ पे, जनरेशन को शो किया गया। ध्यान रखिएगा, थ्री फेज जनरेशन के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, थ्री फेज जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा अगर सुटेबल है, थ्री फेज जनरेशन के लिए अगर सबसे ज्यादा सुटेबल है हमारे सिस्टम के अंदर, वो कहलाता है सिंक्रोनस जनरेटर। वो क्या कहलाता है, सिंक्रोनस जनरेटर। ध्यान रहे, सिंक्रोनस जनरेटर थ्री फेज पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। याद रखें, कभी भी इंडक्शन जनरेटर नहीं, थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर इसी को बोलता है अल्टरनेटर भी, इसी को अल्टरनेटर भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रहे आपको, इसी को अल्टरनेटर भी कहा जाता है। तो थ्री फेज सीक्वेंस में देखिएगा क्या होता है, चूंकि अगर मान लीजिए एक पोल, मैं इमेजिनरी पोल की बात कर रहा हूं, यहां पे इमेजिनरी पोल होगा। अब यहां पे वाइंडिंग की संख्या आपने देख लिया, तीन हो गया। कितने वाइंडिंग हो गए, तीन। आप कहोगे सर तीन हो गए, तो अब मैग्नेट
अब देखिए अभी तो फिलहाल आपके सामने मैग्नेट रखा हूं, ये परमानेंट मैग्नेट आपको दिख रहा है, कैसा परमानेंट, लेकिन यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज होता, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किए जाते हैं जिसको मशीन में आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, फिलहाल आपको चुंबक से दिखा दिया गया है, ये चुंबक इसको पहले कट करेगा तो उस टाइम का मान लीजिए वोल्टेज ये है आर का, पहले चुंबक मैग्नेट यहां रहा होगा, यानी घूमता हुआ मैग्नेट यहां रहा होगा, देन घूमता हुआ मैग्नेट यहां गया होगा, देन घूमता हुआ मैग्नेट यहां भी आया है। इस तरीके से ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। तो कंडक्टर को जिस टाइम जहां पे कट करता है उसका पीक उसी तरीके से आता है। अगर यहां कट किया होगा तो सबसे ज्यादा वोल्टेज इसका रहा होगा, उसके बाद ये कंडक्टर जब यहां मूव किया होगा, इसको कट किया होगा, इसके बाद इसको, है ना, क्योंकि इसका आर यहां है, देखिए आर यहां है तो वाई यहां और बी यहां, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है 120 डिग्री पे फेज शिफ्टिंग होती है। अगर ये आर है, ये वाई है, ये बी है ना। आप कहोगे सर ये कैसे आर वाई बी है, हम एक एक चीज बताएंगे आपको कि इस तरीके से होता है। ये यहाँ तो वाइंडिंग आपको तुरंत दिख रहा है, लेकिन मेनली जो होता है एक वाइंडिंग यहाँ, एक वाइंडिंग यहाँ और एक वाइंडिंग यहाँ, आर वाई, इसका सीक्वेंस ऐसे लिया गया। इन्होंने सीक्वेंस को कैसे लिया, आर वाई बी ऐसे लिया। हम लेते हैं आर वाई बी इधर से, हम लेते हैं आर वाई बी, इन चीजों का ध्यान रखना। तो एक कंडक्टर यहां अगर होगा तो अब कोई कंडक्टर अगर वाइंडिंग है तो कंप्लीट तो ऐसे होगा ना, देखिए कैसे होगा, यहां से आएगा तो यहीं थोड़ा नहीं रुक जाएगा, यहां से आएगा यहां से गुजरेगा, यहां से आएगा ऐसे गुजरेगा, तो एक वाइंडिंग ऐसा हो गया। नेक्स्ट जो वाइंडिंग यहां रखा दिखाया गया आपको 120 डिग्री के एंगल पे, है ना, वो क्या करता है, एक अब यहीं से यहीं कंडक्टर तो होगा नहीं, वो ऐसे घूमेगा, कंडक्टर क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। अभी विजुअलाइजेशन भी आप देखोगे तो एक वाइंडिंग यहां हो जाता है और तीसरा यहां पे, तो तीनों के बीच, इसके बीच 120 डिग्री का, इसके बीच 120 डिग्री का और इसके बीच एंगल हो जाता है 120 डिग्री का। तो ये भी चीजें ध्यान रखना है, मैं आपको आगे करवाऊंगा, बस यहां पे एक एनालाइजेशन है। तो चीजें ध्यान रखिए, जो मैग्नेट जब जिस वाइंडिंग को जब कंडक्टर को कट करता है उसी तरीके से इसका पिक ये आया, दूसरे का पिक ये आ गया, तीसरे का पिक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। यहां पे आया एक का पिक, है ना, फिर नेक्स्ट हमारा जो आएगा दूसरे का पिक, फिर नेक्स्ट तीसरे का पिक। तो इसी तरीके से वोल्टेज अलग अलग फेज में अलग अलग फेज सीक्वेंस के तरीके से बनते चले जाते हैं। चलिए मैं पहले इसके बारे में कुछ और डिस्कस कर दूं ताकि चीजें और क्लियर होगी। ध्यान रखिएगा, थ्री फेज जनरेशन जो आपको बोला, थ्री फेज पावर का जो यूज होता है मोस्टली किस चीज के लिए होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कहीं छोटे लोड हो तो देखते हो सिंगल फेज का जनरेटर घर में लगा लेते हैं, वहां थ्री फेज सिस्टम का बहुत बड़ा जनरेटर की नीड नहीं होती। लेकिन जब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे पावर की नीड होगी, किसी सिटी को चाहिए, किसी विलेजेस को चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में थ्री फेज को ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहां बात करोगे तो हाइड्रो पावर प्लांट है, यहां पे कैसा जनरेटर लगा होगा, थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर लगा होगा, सिंक्रोनस जनरेटर लगा होगा। क्लियर? तो ये जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है थ्री फेज में, और एक न्यूट्रल वायर का भी यूज कर लेते हैं, न्यूट्रल वायर, उनकी कंसेप्ट हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, यहां पे देखिए कन्वर्टर टर्मिनल्स या कन्वर्ट किया गया, फिर ट्रांसमिशन किया गया, ठीक है ना, ट्रांसमिट किया गया। ये देखिए एसी करंट है, इस तरीके से आगे सबस्टेशंस पे मिलता है, आप देखते हो ग्रिड वगैरह होते हैं, सबस्टेशंस होते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूट फाइनली किया जाता है गांव घरों में, है ना। तो इस तरीके से लेआउट्स आपके बने हुए हैं कि कैसे थ्री फेज सिस्टम जनरेट होता है, ट्रांसमिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। हाई लोड सिस्टम, कहीं इंडस्ट्री है तो थ्री फेज कंजप्शन होता है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग के तरीके से अगर कहें तो हम लोग सिंगल फेज को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, कहीं थ्री फेज के मोटर जैसे कि समरसिबल वगैरह में भी वो कोई यूज करे तो वहां पे यूज होता है हेवी मशीन, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां से ध्यान से समझिएगा, जब आपका क्या होता है जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां जो अभी हम एनिमेशन से भी बताएंगे आपको, आपने क्या देखा, एक वाइंडिंग ऐसा था, नेक्स्ट वाइंडिंग ऐसा था, एक वाइंडिंग ऐसा था, थ्री वाइंडिंग है, और इसमें इमेजिनरी पोल एन और एस, इमेजिनरी पोल क्या करता है, लगातार घूमता है, तो इसको कट करता है। तो इन्होंने क्या किया, थ्री फेज डेवलप कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, थ्री फेज डेवलप कर दिया। ये 120 डिग्री पे फिर दूसरा फेज चलेगा, है ना, फिर उसके बाद 120 पे नेक्स्ट एक और दूसरा फेज चलेगा, है ना, और फिर ये आगे ज्वाइंट हो जाता है, ये आगे ज्वाइंट हो जाता है, ऐसे थ्री फेज का जनरेशन होता है। अब समझिए जनरेशन तो तीन अलग अलग कंडक्टर्स में, वाइंडिंग में अलग अलग, यानी एक बार इस फेज में पिक आता है तो एक बार इस फेज में पिक आता है, एक बार इस फेज में आता है। अगर मैं कहूं इस डायरेक्शन में अगर पोल हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है और कंडक्टर हमारा आर वाई और बी के तरीके से है, तो
क्या होगा, आपका फेज सीक्वेंस भी ऐसे चलेगा। फेज सीक्वेंस भी क्या होता है, फेज सीक्वेंस उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जनरेशन होता है आर और वाई एंड बी, आर वाई एंड बी। ओके, तो ये है हमारा क्या वोल्टेज, ये क्या इक्वेशंस वोल्टेज। अगर वोल्टेज ये रहेगा, आप समझो किसी सर्किट में, ध्यान समझिएगा पहले, किसी सर्किट में अगर एसी सर्किट में अगर वोल्टेज है और आगे लोड रेजिस्टेंस है या इंडक्टिव है, तो अगर वोल्टेज साइनोसॉइडल है, वोल्टेज साइनोसॉइडल है तो आगे लोड रेजिस्टिव हो या इंडक्टिव हो तो करंट भी साइनोसॉइडल गुजरेगा। वो बात अलग है, अगर वोल्टेज 220 हो तो रेजिस्टेंस से भागा होके करंट हो सकता है 202 वोल्ट, 2 एंपियर हो, 5 एंपियर हो, लेकिन करंट भी उसी नेचर से चलेगा। अगर वोल्टेज साइनोसॉइडल होगा तो उसका करंट भी किस नेचर का होगा जी, आप कहोगे सर उसका करंट का नेचर भी साइनोसॉइडल होंगे, करंट का नेचर भी कैसा होगा, साइनोसॉइडल होगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। करंट अगर कोई बोले आई आर, आई वाई और आई बी तो ये भी चलेगा, क्योंकि वोल्टेज अगर साइनोसॉइडल जनरेट हो रहा है तो आपका करंट भी किस नेचर का होगा, साइनोसॉइडल नेचर का होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ले लेते हैं, यहां से कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। क्या कह रहा है, इन अ थ्री फेज सिस्टम देयर आर 3 इक्वल वोल्टेज और ईएमएफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री। ओके, थ्री जो फेज सिस्टम होते हैं उसमें तीनों वाइंडिंग, अगर तीनों वाइंडिंग की अगर बात की जाए तो उसमें कितने का फेज डिफरेंस होता है, यहाँ पे है ना 120 डिग्री का, बाय ये हुआ वाइंडिंग में, है ना। और वैसे ही फेज के अंदर यहाँ देखिए जो प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ होता है उसमें भी कितने का फेज डिफरेंस होता है, तो आपको एक से दूसरे के बीच गैप होता है 120 डिग्री का। कितना ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी जो गैप होता है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर भी जो गैप होते हैं वो भी वेव के अंदर जो ईएमएफ का प्रोडक्शन है उसके अंदर भी कितने का होता है, आपको सर 120 डिग्री का, है ना। और वाइंडिंग का सेपरेशन भी जो होते हैं मशीन के अंदर, अभी आप देखोगे वाइंडिंग का सेपरेशन भी कितना होता है 120 डिग्री का। चलिए, तो यहां पे चीजें समझ गए, वही चीजें कह रहा थ्री फेज सिस्टम में देयर आर 3 इक्वल वोल्टेजेस, सब में इक्वल वोल्टेज होगा। यहां वोल्टेज का देखिएगा इक्वल होंगे, यहां पे ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, लेकिन एक को VRN बोला गया, अभी मैं बताता हूं, एक को VYN बोला गया, एक को VBN बोला गया, लेकिन बस फेज सीक्वेंस अलग होगा। कभी किसी वायर में मैक्सिमम वोल्टेज चल रहा होगा, कभी किसी वायर में किस टाइम वोल्टेज चल रहा होगा, तो मैक्सिमम अलग अलग चीजों में अलग अलग का जनरेशन होता है। यानी इस वायर के अंदर आप कह सकते हो, यहां पे ध्यान समझिएगा, कभी किसी में पीक आया तो कभी किसी में पीक आया तो कभी किसी में पीक आया, इस तरीके से चलता है, क्योंकि पोल लगातार पोजीशन चेंज कर रहा होता है, इमेजिनरी पोल लगातार पोजीशन चेंज कर रहा होता है, कंडक्टर बैठा होता है, तो कंडक्टर अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग के ईएमएफ यानी पीक्स डेवलप होते हैं। रेड में बोला गया अगर वीएम, देखिए रेड में बोला गया क्या वीएम होता है, तो येलो में बोला गया वीएम क्या होगा, ये 120 से पिछड़ जाएगा, दूसरे बारे में क्या होगा, ये 120 से पिछड़ जाएगा, यहाँ पे आके कोई एन पोल एस पोल कट कर रहा होगा, है ना, एन पोल एस पे यहाँ कट कर रहा होगा तो यहाँ पे जनरेट होगा। नेक्स्ट ये किस चीज के लिए है, अगर ये आर है, ये वाई है और ये बी है। नेक्स्ट ये पोल इमेजिनरी यहाँ कट करेगा, इसको अभी इमेज में दिखाऊंगा मैं। तो आपका इसमें इस तीसरे वाले वाइंडिंग में, यानी तीसरे वाले वाइंडिंग अगर VBN बोलूं तो VM sin ओमेगा टी माइनस 240 में। अभी एक बार इसको समझा देता हूं कि ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए, दिस वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेज AC जनरेटर हैविंग 3 आइडेंटिकल वाइंडिंग डिस्प्लेस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर 120 डिग्री। इसकी मतलब समझाता हूं मैं, एक बार चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएंगी। इसका मतलब पहले मैं समझाता हूं, सही है। कहता है, ध्यान से समझिए, कहता है कि कोई सिंगल फेज का एसी जनरेशन होता है, सपोज दैट, तो वाइंडिंग कैसा होता है, आपने वाइंडिंग तो देख रखा ना, यहां से आएगा लौट के जाएगा। अगर सिंगल एक ही वाइंडिंग की बात करूं टर्न्स की, यहां से आएगा यहां से लौट के जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पे मैं बात करूं कंडक्टर्स की, एक में जाता हुआ और दूसरे में आता हुआ, एक में ऐसे आया कंडक्टर, ऐसे गया, करंट की शू इंडिकेट करता है, ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है। इसका मतलब वाइंडिंग किस नेचर का हो गया, वाइंडिंग किस नेचर का हो गया, ऐसे किया गया होगा। ओके, यानी इसको समझिए, ये कैसा रहा होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप में रहा होगा ना, ये देखिए कैसा रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में, कैसा रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में। और ये जो वाइंडिंग दिख रहा है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं, यहां पे समझिए, इसका मतलब मैं कह रहा हूं, एक कंडक्टर यहां से गया होगा, फिर लौट के यहां से यहां पे, फिर लौट के एक वायर तो यहां रह गए, फिर ऐसे ऐसे वाइंडिंग तो ऐसा ही रहा होगा ना। एक टर्न की बात कर रहा हूं
तो देखिएगा ऐसा ही रहा होगा। तो उसके इस व्यू को लेके हमने यहाँ बना दिया है ना, मशीन के अंदर यही होता है। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, चीजों को समझिएगा। इस सिंगल फेज, ये कैसा बन रहा है, सिंगल फेज, इसमें क्या करते हैं मोस्टली ऐसे कंडीशन में पोल को अस्थिर रख देते हैं। सिंगल फेज कंडीशन है, मोस्टली कंडीशन में आप देखोगे, मशीन में हम चीजें डिस्कस करेंगे, पोल को अस्थिर रख दिया जाता है और कंडक्टर को घुमा दिया जाता है। इसी कंडक्टर को क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो ये कंडक्टर जब किसी पोल के क्रॉस, ये बेचारा पोल है, तो ये पोल कहेगा कि हम तो क्या डेवलप करेंगे सर, ये तो कहेगा हम फील्ड डेवलप करेंगे। एन पोल से एल क्या जाएगा, फ्लक्स जाएगा। एन पोल से एस पोल क्या, फ्लक्स जाएगा। अब फ्लक्स जाएगा और वो फ्लक्स को ये कंडक्टर क्या करेगा, कट करेगा तो इसके कंडक्टर में क्या डेवलप होता है, ईएमएफ। क्या होता है डेवलप, ईएमएफ। वही चीजें हैं, ये मशीन है, इसमें एक पोल इधर है, एन पोल है, और यहाँ क्या है, एस पोल। एक्चुअल में तो ऐसा ही होता है, ये तो हम क्रॉस व्यू, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल में तो ऐसा ही होता है। अब ये जब जाएगा, एक एन है, दूसरा एस है, एक एन, तो ये फ्लक्स ऑब्वियसली पहले से जनरेट कर रखा होगा। ये फ्लक्स इसमें जनरेट, एन पोल ऐसा अगर चुंबक है तो एफ फ्लक्स हमेशा गुजरेगा। अब इस फ्लक्स अगर ये घूमेगा, सिलेंड्रिकल शाफ्ट, अगर ये शाफ्ट घूमेगा, समझिएगा, अगर ये घूमेगा तो किसको कट करेगा, ये कंडक्टर बेचारा मूव करेगा। अगर ये कंडक्टर मूव किया, ये नीचे की ओर गया, तो क्या होगा, इस कंडक्टर को कट करेगा तो इसमें डेवलप होगा ईएमएफ। क्या डेवलप होगा, ध्यान रखिएगा, ईएमएफ। क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। समझना एकदम बारीकी से, डेवलप होता है ईएमएफ। तो कभी भी अगर नो लोड हो, देखिए इस जनरेटर में कोई बल्ब लगा है, नहीं लगा है, तो इसके तार में कभी भी वोल्टेज जो डेवलप होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कहता है क्या कि अगर एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, कंपैरिजन दिखाऊंगा, कंडीशन, नो लोड कंडीशन, किसी जनरेटर में, इन एनी जनरेटर it produce EMF। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करता है, EMF ओनली। ध्यान समझिएगा, अगर आपने सिर्फ इस शाफ्ट को घुमा दिया, इस शाफ्ट को किसी चक्की के थ्रू या किसी चीज के थ्रू घुमा दिया, तो ये शाफ्ट क्या करेगा जी, आपको कि सर ये शाफ्ट तो घूमेगा, और शाफ्ट घूमेगा तो कंडक्टर को कट करेगा। और ये तो हम फेराडेज के लॉ से भी देखते हैं, लेंज लॉ के थ्रू देखते हैं, इस कंडक्टर पे डेवलप हो जाता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है जी, हमारा वोल्टेज है। क्या होता है, वोल्टेज। अब समझिएगा, वोल्टेज। अब वोल्टेज तो डेवलप हो गया, क्या इस बारे में करंट है, क्या इस बारे में करंट है, तो जी करंट नहीं है, जी करंट नहीं है। तो कोई कहेगा करंट क्यों नहीं है सर, वोल्टेज है तो करंट होगा, वोल्टेज है तो क्या होगा, करंट होगा। ध्यान रखिएगा, करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज होता है, करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज होता है। ध्यान समझिए, यहां सर्किट क्या ओपन है, तो यहां सर्किट क्या है, ओपन है। इसका मतलब एट नो लोड कंडीशन, क्या बोला, एट नो लोड कंडीशन, जब यहां पे इसके बाहरी तार पर ध्यान समझिएगा, जब इसके बाहरी तार पर अगर कोई भी, इसके बाहरी तार पर कोई लोड ना लगा हो, कोई बल्ब नहीं लगा हो, तो करंट सर्कुलेट नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज प्रेजेंट होगा, आप कहोगे कंफ्यूज हो गए हैं सर, समझिएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर आपके घर में कोई बैटरी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपके घर में कोई बैटरी है, सपोज दैट वो 3 वोल्ट का बैटरी, क्या है, 3 वोल्ट का बैटरी, तो क्या इसमें वोल्टेज तो हमेशा रहेगा, 3 वोल्ट की बैटरी है तो वोल्टेज तो हमेशा रहेगा ना। क्या इसमें करंट है, नहीं है। क्या इसमें करंट है, नहीं है। तो कोई कहेगा सर करंट कब आएगा, तो करंट तभी फ्लो करना शुरू करते हैं जब इसके तार के साथ कोई बल्ब लगा दूं, इसके तार के साथ कोई बल्ब लगा दूं, तभी करंट एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे ही लोड कनेक्ट हो गया इस बैटरी पे, ये इसके लिए लोड हो गया, जैसे ही लोड कनेक्ट हो जाएगा इस सर्किट में, वोल्टेज तो था ही, अब करंट भी फ्लो करने लगा, करंट भी फ्लो करने। वही होता है जनरेटर में, एट नो लोड कंडीशन, जब जनरेटर में कोई लोड नहीं होता है तो करंट का मान क्या हो जाता है, जीरो। करंट का मान क्या होता है, जीरो। एट नो लोड कंडीशन इन जनरेटर इट प्रोड्यूस ईएमएफ ओनली। क्या होता है, प्रोड्यूस ईएमएफ सिर्फ करता है। लेकिन अगर आपसे बात कर ले कि करंट की बात करिए सर, तो करंट हमेशा किस कंडीशन में होगा, एट लोडेड कंडीशन। तो दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट मेंशन कर देता हूं, एट लोडेड कंडीशन, एट लोडेड कंडीशन मतलब जब आप जनरेटर में लोड लगाओगे, करंट फ्लोज, करंट फ्लो। लोडेड कंडीशन में जनरेटर क्या करता है, करंट फ्लो करवाता है। लोडेड कंडीशन में जनरेटर हमेशा करंट का फ्लो कराता है। तो अब हम ये तो कंडीशन बता दिया कि करंट वरेंट क्या कर रहा है, ठीक है। अब आपको पिक्चर से भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें आपसे बात करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप, ध्यान से। अगर नहीं ले पाए तो आप पीछे जाके
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब मैं कुछ और चीज की चर्चा कर रहा था यहाँ पे, मुझे किसी और चीज की चर्चा करनी थी यहाँ पे, आइए मुझे किसी और चीजों की चर्चा करनी थी यहाँ पर, समझिएगा। हमने क्या बताया कि ठीक है यहाँ पे एक एन पोल है, एक एस पोल है, तो अगर ये शाफ्ट मूव करेगा, अगर ये शाफ्ट मूव करेगा तो इसमें भी क्या डेवलप होगा, ईएमएफ, इसमें भी क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। तो सिंगल फेज के अंदर बस एक ही कंडक्टर, अगर मान लीजिए कंडक्टर का अरेंजमेंट एक ही किया गया सपोज दैट, तो क्या होगा, इस पोल के इर्द गिर्द इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, उस बारे में वही होगा। चाहे बहुत सारा वाइंडिंग भी किया हो, यहां भी किया हो, यहां भी किया हो, लेकिन सबके कनेक्शंस इस तरीके से अरेंज कर दिए जाए, सबके कनेक्शंस इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उस वायर में हमेशा यही एक ही वाइंडिंग प्रोड्यूस, एक ही वेव प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये जो वेव प्रोड्यूस होता है तो इसको क्या बोलते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी। चूंकि हम साइनोसॉइडल वेव ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसी को क्या बोलते हैं जी, वीएम साइन ओमेगा टी। क्या बोलते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी। और ये किसका, वी ऑफ टी का ग्राफ होता है, ओमेगा टी या टी के रिस्पेक्ट में, टी भी बोल देता है और ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यही इसका क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज। सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर रखा हूं, तो ये मैं बता रहा हूं कि सिंगल फेज के साथ तो ये होता है, तो उसी तरीके से थ्री फेज की अगर बात की जाए, थ्री फेज की अगर बात की जाए, ध्यान समझना है, थ्री फेज की बात की जाए तो अब यहां पे एक वाइंडिंग से काम नहीं होगा, थ्री डिफरेंट वाइंडिंग यूज किए जाएंगे। और डिफरेंट मतलब उसमें बैलेंस रखा जाता है, तीनों में टर्नों की संख्या समान रखी जाती है, तीनों को 120 डिग्री पे सेपरेट किया जाता है। तो ये सब टर्न्स होते हैं उसके, याद देखिएगा। अगर जनरेशन की बात करें तो एक वाइंडिंग यहां होगा, अब समझिएगा बारीकी से, एक वाइंडिंग होगा तो ऑब्वियसली जब ये वाइंडिंग होगा तो इसी में तार घुसेगा, निकलेगा कहां से, तो तार यहां पे निकलता है, एक यहां गया तो यहां पे निकला, यहां गया तो यहां पे निकला, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। ऑब्वियसली वाइंडिंग एक यहां पे हो गया, कैसा हो गया, एक वहां, थ्री फेज सिस्टम की बात कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट दूसरे वाइंडिंग की कोई बात करें तो दूसरा वाइंडिंग कहता है कि भाई मैं जो हूं ना, दूसरा वाइंडिंग कह रहा है कि मैं 120 डिग्री पे सेपरेट होऊंगा। तो दूसरा वाइंडिंग 120 डिग्री पर सेपरेशन की अगर बात की जाए तो 120 डिग्री सेपरेशन पे लगभग यहां होगा, है ना। तो ये दूसरा वाइंडिंग यहाँ आता रहता है, यहाँ दूसरा वाइंडिंग है ना, यहाँ से दूसरा वाइंडिंग आया तो बेचारा यहाँ जाएगा तो निकलेगा कहां से, तो घुमा के पीछे से आएगा, है ना, घुमा के पीछे से आएगा। इसका मतलब यहां से ये आ रहा होगा, सपोज दैट यहां से ये आ रहा होगा, क्लियर है। तो ये दूसरी वाइंडिंग हो गई। फिर कहता है कि 120 डिग्री पे होना चाहिए, फिर तीसरी वाइंडिंग जो होनी चाहिए 120 डिग्री पे होनी चाहिए, तो तीसरी वाइंडिंग करिए 120 डिग्री पे, फिर 120 डिग्री पे आया तो तीसरी वाइंडिंग हमने कर दिया, तीसरी। अब ये तीसरा वाइंडिंग भी अब अकेले एक वायर जाएगा तो निकलेगा कहां से, तो इसका कनेक्शंस कहां होंगे, यहाँ पे, इसका कनेक्शंस कहां पे होंगे, यहाँ से। तो इस तरीके से थ्री फेज सिस्टम बनता है। क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम बनता है। अब समझिएगा, पहले से एक वाइंडिंग था, अब थ्री वाइंडिंग हो गए, अब थ्री वाइंडिंग हो गए, तो कैसा हो गया, अगर ध्यान से समझिएगा तो ध्यान समझिएगा, एक वाइंडिंग ये है ना, है ना। दूसरी वाइंडिंग की बात करूं तो दूसरी ये अगर आर फेज है तो ये वाई फेज है, इसकी चर्चा बाद में होगी। 120 डिग्री पे एक को लिया तो इसकी चर्चा अब दूसरी, सॉरी इसकी चर्चा चलो ब्लू कलर से है ना, तो इसकी चर्चा ये रहा, है ना, ये दूसरा फेज है ना, ये दूसरा फेज है। नेक्स्ट तीसरा फेज ये ग्रीन कलर वाला है ना। ये ऐसे नहीं देखना है, पहले ये आर है देन वाई है देन बी है ना। तो अगर इधर से चलेंगे तो फेज सीक्वेंस क्या कहलाएगा, आर वाई बी। आर वाई बी कैसा है, क्लॉकवाइज में, है ना, क्लॉकवाइज में आपने क्या देखा, आर वाई बी, क्लॉकवाइज में आपने क्या देखा, आर वाई बी। एंड अगर कोई बोलेगा आर बी, ये रहा बी, है ना, आर बी वाई, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये सीक्वेंस कैसा है, आप कहोगे एंटी क्लॉक, है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही ना है चीजें, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज में। अब इसका जो जनरेशन होता है, अब जो इसका जनरेशन होता है वो जो हमने अभी तक दिखाया था उस तरीके से होता है। कैसे, इसमें थ्री फेज एक मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया था, वो जनरेशन कंडीशन हम देखेंगे और इसी के थ्रू समझिएगा, अब समझ जाएंगे आप अच्छे से, समझिएगा यहाँ पे इसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू तीन अलग अलग वायर पे, मान लीजिए इसमें है तो हम कहेंगे वी आर, है ना, वी आर, और वी आर एन कोई ले लेता है ग्राउंड टू मतलब फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, हम वी आर भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस फेज में कितना वोल्टेज, तो कहेगा कोई वी एम साइन
ओमेगा टी, क्या कहेगा Vm sin ओमेगा टी। उसके बाद किस कंडक्टर में ये प्रोड्यूस हो रहा है, इस वाले में V। अगर ये सीक्वेंस ले रहा हूं कौन सा, R वाई B, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, कैसा क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा आपका जनरेशन, आपका पहले VR, ये मान लीजिए इसको हमने इस एंगल पे कोई फील्ड को स्टार्ट किया, कोई फील्ड हमारा क्या हुआ यहीं से चलना स्टार्ट हुआ, तो इसको कट किया VR बाय। अब नेक्स्ट VY, इसमें क्या वोल्टेज डेवलप हुआ, तो हम कहेंगे Vm sin ओमेगा टी, लेकिन कितने देर बाद 120 डिग्री के एंगल के बाद माइनस 120 डिग्री। एंड कोई कहेगा तीसरे फेज का वोल्टेज बताइए VB कितना होगा, तो हम कहेंगे अच्छा VB पूछ रहे हो तो कोई नहीं, VM मैक्सिमम वोल्टेज, इसमें क्योंकि फील्ड वही स्ट्रेंथ से घूम रहा है, उतना ही स्ट्रेंथ से घूम रहा है, उतना ही कंडक्टर को कट कर रहा है, तो उतना ही पीक वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, किसके रेफरेंस में, क्योंकि फील्ड यहां लिया, कुछ देर 120 डिग्री से पिछड़ के इसको कट किया, फिर 240 से पिछड़ के इसको कट किया, तो माइनस 240। अब यहीं पे देखना, इसको और दूसरे इक्वेशन में लिखा जाता है, माइनस 240 को लिख सकता हूं ना प्लस 120, ये लीड कर रहा है इससे। देखिए कोई चीजों को समझना है, यहां समझना, इसको यहां से यहां पिछड़ रहा है, तो इसको क्या लिख रहे हैं माइनस 240, तो इसके रेफरेंस से इधर से कोई क्लॉकवाइज चले तो इसको क्या बोलेगा प्लस 120, क्या बोलेगा प्लस 120। कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आपका ट्रिगोमेट्री है, ये कहता है इसी इक्वेशन को लिखा जा सकता है, आपको दिख रहा है ना, Vm sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री भी कोई लिख दे तो दिक्कत की बात नहीं है, समझिएगा। अगर इसको क्या किया गया, अगर कोई यहां से यहां तक को 270 डिग्री लिख रहा है तो लेकिन ये किस क्लॉक में, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहेगा, हम यहां बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस 270 को लिखने के लिए कोई बंदा आए और मुंह उठा के और ये भी बोल दे कि सर क्लॉकवाइज में अगर जाएंगे, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री, क्लॉकवाइज में क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। इन चीजों का ध्यान रहे, क्या लिखेगा 90 डिग्री, इन चीजों का ध्यान रहे हमेशा, है ना, कि इस पोजीशन पे आने के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई 270 डिग्री लिख रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको 90 डिग्री भी लिखा जा सकता है। वही इक्वेशन इसके अंदर है जो आपको अभी तक कराया गया। तो ये डिफरेंस है सिंगल फेज और थ्री फेज, सिंगल फेज और थ्री फेज। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, हम इसको फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एक बार, है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लिखिए, या वीडियो को रोक के लिखिए। अब हम यहां से कुछ चीजें चर्चा करेंगे आपसे, समझिए। अब ये तीनों, चूंकि थ्री फेज सिस्टम है, तीनों ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। इसी के सिमिलरली करंट भी होगा Im sin ओमेगा टी। करंट वाई फेज में करंट क्या होगा, लोड अगर कनेक्ट होगा तो वो कहेगा Im sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, तब वहां करंट आता जाएगा, है ना, क्योंकि उस वायर में करंट फ्लो होगा अगर लोड कनेक्ट होगा तो। चलिए इसी को यहाँ पे जो अब तक का अपने एक्सप्रेशन देखा, ध्यान समझिएगा, जो अब तक का आपने एक्सप्रेशन देखा, तो एक ही वेव पर, एक ही हम प्लेटफॉर्म पे आप कह सकते हो, एक ही एक्स वाई एक्सिस पे तीनों को दिखाते हैं कि अगर ये Vm sin ओमेगा टी फेज एंगल कितना है 0 डिग्री, लैग कितना 0, अगर इसका वेव ये है, अगर इसका वेव है किसका VR का, अगर ये है इसका VR का वेव, समझिएगा, अगर ये VR का वेव है तो उसी को अगर VY फेज को भी इसी पे लिखना है तो बेचारा सब कुछ सेम है चल रहा है, देखिए बस दिक्कत क्या है, 120 डिग्री से बाद में इस पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है मैक्सिमम, 120 डिग्री बाद इस पे वोल्टेज डेवलप हो रहा है। इसका मतलब वाई फेज की अगर कोई बात करें तो वो कितने से आ रहा है, यहां से 120 डिग्री से आगे बढ़ रहा है, कितने से 120 डिग्री से। चीजें क्लियर है, ये कितना से पिछड़ा है 120 डिग्री से, क्या बोलेंगे 120 डिग्री से पिछड़ा है। फिर ये 240 से पिछड़ा है, कौन बी फेज, है ना। तो नेक्स्ट अगर बी फेज की कोई बात कर ले आपसे, तो वो 120 तो यहां से पिछड़े हैं, यहां के रेफरेंस से 240 जाना है, तो सपोज दैट, है ना, ये इस तरीके से गया।
तो ये फेज बना देते हैं एक साथ। अब किसी को हमको आपको पता है ये एक्स एक्सिस पे नहीं छोड़ते हैं, वाई एक्सिस से टच करते ही हैं, तो वाई एक्सिस से टच करते हैं तो इसको इधर टच कर देंगे। अब ये इससे आने वाले आगे जहां टच होगा वहां कर देते हैं, तो बन गया। ब्लू वाला क्या था 120 डिग्री से, तो वी। नेक्स्ट ये कौन सा है, वी वाई। एंड तीसरा फेज कौन सा है, वी बी, वी बी। ये इस तरीके से फेज सीक्वेंस बन गया। अब देखिए फेज सीक्वेंस एक वर्ड आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। फेज सीक्वेंस कहता है एक का पिक एंड होने के बाद जो फिर दूसरा फेज आता है, एक का पिक जो एंड होने के बाद फिर दूसरे का जो पिक आता है, उन दोनों के बीच जो भी गैप होता है उसको फेज सीक्वेंस बोलते हैं। इसका फेज सीक्वेंस कितना है, 120 डिग्री का। इसका फेज सीक्वेंस कितना है, यहाँ पे पिक वोल्टेज आ रहा है तो 120 डिग्री का। अब देखिए फेज सीक्वेंस में ये तो हो गया हर 120 डिग्री पे क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। दूसरा फेज सीक्वेंस किसको बोलते हैं, इस चीज को समझना है कि अगर कोई आर वाई बी चल रहा है, आर वाई बी चल रहा है, फिर आपको कोई बोलते बी आर वाई चल रहा है, तो उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने किसी को भी ले लो वो उसका सिमिलर फेज सीक्वेंस होता है। अगर को आपने उल्टा सीक्वेंस ले लिया तो वो रिवर्स सीक्वेंस हो जाता है, मतलब उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। हम उसकी चर्चा एक बार आपसे कर लेंगे। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, जनरेशन के रिगार्डिंग तो हम फेज सीक्वेंस की बात एक बार करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, फेज सीक्वेंस की। तो यहां पे जब इतनी बात हो ही गई तो हम क्यों ना फेज सीक्वेंस की बात कर लें। पहले मैं इसके एक वीडियो दिखा देता हूं, चीजें पता चल जाए कि किस तरह से जनरेशन हुआ है, फिर आपको यहां पे चीजें बहुत अच्छे से मालूम हो जाएंगी। एक सेकेंड, आपको मैं यहां पे कुछ चीजें बताता हूं। यहां पे इसको आप अच्छे से देखेंगे एक बार। जनरेशन ऑफ थ्री फेज को बहुत बारीकी से इसको देखना है ना, किस तरीके से जनरेट हो रहा है। थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। पहले आपको सिंगल फेज का जनरेटर दिखाया जा रहा है कि एक वाइंडिंग है, यहाँ पे देखिए बहुत बारीकी से इसको देखना है। एक वाइंडिंग है, यहाँ पे देखिएगा एक वाइंडिंग है, इसको क्या किया गया है, देखिए ये वाइंडिंग है, इसको एक पोल से, ये मैग्नेट है, एन से एस क्या हो रहा होगा, फ्लक्स आ रहा होगा, तो वो कट कर रहा है। कट कर रहा है तो बेचारे पे क्या डेवलप हुआ, ईएमएफ। क्या डेवलप हुआ, ईएमएफ। इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए ये कट कर रहा है, यहाँ पे वाइंडिंग को घुमाया जाता है। सिंगल फेज में मोस्टली क्या होते हैं हमारे, वाइंडिंग मूव करते हैं, पोल स्थिर होता है, लेकिन थ्री फेज में जस्ट उल्टा होता है। तो देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे, अगर यहाँ पे समझिएगा, एक बार मैं बारीकी से इसको समझाता हूं आपको। यहाँ समझिए क्या हो रहा है, पोल है, अभी इसके वाइंडिंग इस तरीके से है, इसके वाइंडिंग इस तरीके से है। जैसे जैसे कट करेगा ये वाइंडिंग देखिए ऐसे लपेटा हुआ है, तो ये तो समानांतर हो गया, लेकिन ये वाइंडिंग जैसे इसको कट करेगा, ये वाइंडिंग ऐसे ऐसे कट करेगा, ऐसे घूमना शुरू होगा। देखिए जब ऐसे हो जाएगा तो पैरेलल में फिर ऐसे कट करेगा, तो इस तरीके से मैक्सिमम होगा। यहां समझिएगा, पहले मैं समझा देता हूं, पहले वीडियो देखिए एक बार, पहले वीडियो को देखिए, मैं बता रहा हूं एक बार। जैसे जैसे एंगल बनाएगा, जैसे जैसे एंगल बनाएगा, चीजें उस तरीके से जनरेट होने शुरू हो जाती है। देखिएगा ये कंडक्टर है, पोल है, अभी अस्थिर है, कोई वोल्टेज डेवलप नहीं, अस्थिर है तो कोई वोल्टेज डेवलप नहीं। लेकिन अब जैसे ही रोटेशन आएगा, एंगल बनेगा, स्पीड दोनों से रिलेटिव मोशन होगा पोल और कंडक्टर के बीच, पोल और कंडक्टर के बीच, तो डेवलप क्या करेगा, ईएमएफ। डेवलप क्या करेगा, देखिए जैसे से एंगल बन रहा है, जैसे से एंगल बन रहा है, जैसे से एंगल बन रहा है, ये बेचारा अभी आगे की ओर जा रहा है। देखिए वोल्टेज जनरेशन दिखा रहा है, देखिए ना, इस पोल पे कट कर रहा है ना, ये कंडक्टर इस पोल पे कट कर रहा है, इस पे कट कर रहा है ना, तो इसमें एक वायर में मैक्सिमम वायर, यानी इसके दो टर्मिनल होंगे, ये दिखाएगा कि करंट मैक्सिमम मूव कर रहा है। चलिए 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 चलिए, ये पोजीशन वाइज दिखा रहा है। देखिए यहां पे पोजीशन ये दिखा रहा है, यही कंडक्टर दिखा रहा है कि यहां पे ये जो है एन और एस पोल को मैक्सिमम कट करता है, इसके सारे फ्लक्स को कट कर रहे हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम कट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वाइंडिंग ऐसे गया होगा, क्या होगा, वाइंडिंग ऐसे गया होगा, तो इस पोजीशन में मैक्सिमम कट करता है। तो ये देखिए वोल्टेज मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे मिनिमम मैक्सिमम चलता रहेगा, मिनिमम मैक्सिमम चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे आप जनरेशन देख सकते हो। देखिए जिस तरीके से ये घूम रहा है उस तरीके से वोल्टेज वायर में डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से घूम रहा है वायर में वोल्टेज डेवलप हो रहा है। अब ये सिंगल फेज की रिगार्डिंग है, ये क्या है, सिंगल फेज की। अभी थ्री फेज का भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, थ्री फेज का भी आपको देखने को मिलेगा। ये तो सिंगल फेज में है, देखिए जिस तरीके से कट कर रहा है ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिस तरीके से कट कर रहा है ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंगल फेज सिस्टम में
कोई आपके घरों पे छोटी छोटी इक्विपमेंट्स का एप्लीकेशन, बल्ब वगैरह आप आसानी से सिंगल फेज में जला सकते हो, पंखे उनके चला सकते हो। तो सिंगल फेज के लिए ये तो ठीक है सोर्स, सिंगल फेज के लिए सोर्स क्या है हमारा बढ़िया है। लेकिन जब यही बात होगी 3 फेज सिस्टम की, इट कैन रन ओनली स्मॉल डोमेस्टिक लोड, ओके, छोटे लोड के लिए सिंगल फेज हम प्रीफर करते हैं। लेकिन जब बात आएगी 3 फेज की, जब बात आएगी 3 फेज की, हाई पावर इलेक्ट्रिकल लोड में आपका काम नहीं कर पाएगा सिंगल फेज। हाई पावर इलेक्ट्रिकल लोड आएगा, सिंगल फेज कहीं नहीं काम कर पाएगा, तो आपको चाहिए 3 फेज सिस्टम। आपको क्या चाहिए? 3 फेज सिस्टम। देन हमने जनरेट किया, यहां पे देखिए, देन यहां पे क्या हुआ, 3 फेज सिस्टम आया। अब ये 3 फेज का कनेक्शन इसके साथ अगर कर दूं, 3 फेज कनेक्शन का इसके साथ कर दूं, ये मोटर बढ़िया से चलेगा। हाई पावर कंजम्पशन लोड है, जबकि यही इसको नहीं दे पाएगा, इसीलिए 3 फेज का हमको बहुत ज्यादा यूजेज होते हैं, बहुत ज्यादा यूजेज होते हैं। ये देखिए 3 वाइंडिंग किस तरीके से होता है, 3 वाइंडिंग को कट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 3 वाइंडिंग को कट किया जा रहा है, किसके द्वारा? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी चुंबक दिख रहा है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, हवा तो दिखा नहीं सकता ना, आप इमेजिनरी लाइन से बोलेगा तो दिखेगा नहीं आपको, तो चुंबक फिलहाल दिखाएगा। हालांकि चुंबक भी घूमेगा तो कट करेगा, वोल्टेज डेवलप होगा, लेकिन चुंबक प्रीफर नहीं करते हम। आगे जब मशीन में पढ़ेंगे तो चुंबक को हम प्रीफर नहीं करते, एक इमेजिनरी पोल्स का प्रीफरेंस देते हैं, लेकिन होता है वो भी मैग्नेट। उससे हमारा क्या होता है? ईएमएफ डेवलप होता है। तो ये लगातार देखिए कट कर रहा, देखिए पोल प्लस इसमें मैक्सिमम जनरेट हुआ, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस था सब में, है ना। तो इस तरीके से जनरेशन होता है। आई होप यहां तक हमको नहीं लगता किसी तरह का कोई दिक्कत होना चाहिए। यहां देखिए इसमें अगर एक बार सर्कुलेशन होगा तो 3 फेज इस तरीके से डेवलप होगा, सबका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डिफरेंस होगा तो फेज सीक्वेंस का, क्योंकि 120 डिग्री के बाद ये बढ़ता है। देखिए अगर ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चला दिया तो फेज सीक्वेंस भी एंटी क्लॉक हो जाएगा, पहले आर में होगा, फिर येलो में होगा, देन ब्लू में मैक्सिमम होगा। देखिए अगर ये उल्टा घूम रहा है तो पहले इस पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद इससे मैक्सिमम, इसके बाद इससे मैक्सिमम। इसलिए देखिए ये कलर कैसा किया, रेड वाला पहले, उसके बाद येलो, उसके बाद ब्लू। फेज सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए, ऐसा फेज सीक्वेंस होता इधर से रेड ब्लू, ये तो इसके बाद रेड के बाद ब्लू आ जाता, उसके बाद येलो आता है ना। तो ये चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। 120 डिग्री का फेज सीक्वेंस है, तो किस तरीके से जनरेशन होता है इसको आपने देख लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आई होप ये भी होगा कि हम फेज सीक्वेंस के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल करेंगे, है ना। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फेज सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है। आई होप मैं इसी क्लास को बता दूं, शायद क्लास का लेंथ अगर बड़ा ना हो तो मैं इसी क्लास में बता दूं तो आपको शायद बेहतर पता होगा। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, फेज सीक्वेंस में ही मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या हो रहा है, जो 3 फेज कट कर रहा है ना, 3 फेज हेवी लोड के लिए यूज किया जाता है। 3 फेज का यूज जो होता है हेवी लोड जहां भी होता है उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। वेरी पॉपुलर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड 3 फेज सिस्टम। चलिए मैं यहां से थोड़ा निकलता हूं बाहर, इस गलियों से बाहर निकलते हैं, कुछ आप लोगों को बेहतर चीज और सिखाने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पे। हाँ, फेज सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, फेज सीक्वेंस क्या होता है, तो इस क्लास को ना नेक्स्ट हम अगले क्लास में इसमें देखेंगे फेज सीक्वेंस क्या होता है, उसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम बात करेंगे। फेज सीक्वेंस और क्या बैलेंस होता है, क्या अनबैलेंस होता है, उन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक।